Good morning, all of you. Today we are going to learn the topic 4.2 Chemical Properties of Metals and Non-Metals. In this section, first of all, we will learn about reaction with oxygen. इस टॉपिक में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम ऑक्सीजन के साथ जो मेटल का रिएक्शन होता है और नॉन मेटल का रिएक्शन होता है उस बारे में हम पढ़ेंगे। यू आर फेमिलियर विद द फेनोमेनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आप सभी आयरन में जो रस्टिंग होती है उस फेनोमेनन से फेमिलियर है, यानी कि आयरन में लोहे में जो जंग लगता है इस घटना से सभी लोग परिचित हैं। रिकॉल द रिएक्शन बाय Recall the reaction by which rust is formed। अब हमें ये जानना है कि ये जो रस्टिंग होती है ये रस्ट कैसे फॉर्म करता है, किस तरह से रिएक्शन होता है जिससे कि आयरन में रस्टिंग होती है। आयरन में जो रस्टिंग होती है उसे हम ओरोजन भी कहते हैं। यू हैड ऑल्सो परफॉर्म इन क्लास 7 एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। आपने क्लास 7 में भी मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने की एक्टिविटी को पढ़ा था। जैसा कि आप सभी यहाँ देख रहे हैं, आयरन में जो रस्टिंग होती है तो रस्टिंग में आयरन को जैसे ही हम एयर में एक्सपोज करते हैं तो एयर में ऑक्सीजन होता है, साथ ही साथ मॉइस्चर भी होता है। तो ये आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करता है तो इस तरह का रिएक्शन यहाँ शो किया गया है। जैसे ही आयरन एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन और मॉइस्चर यानी कि H2O से रिएक्ट करता है तो ये आपका रिएक्शन बनता है। ये रिएक्शन बनकर तैयार होता है Fe2O3.NH2O। तो जैसे ही ये रिएक्शन होगा आयरन के साथ तो ये आयरन के ऑक्साइड को फॉर्म करता है। सेम इसी तरह जब मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न किया जाता था तो यहाँ भी ये जो बन के तैयार होगा, तो जैसे ही मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनकर तैयार होगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, रिएक्शन के बाद जो बनेगा वो बनेगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड यानी MgO। तो इस रिएक्शन को आप याद रखेंगे और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों ही केसेस में आप देखेंगे कि आयरन जो है वो आपका मेटल है और मैग्नीशियम भी है, मेटल है। दोनों ही जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो आयरन जो है वो मेटल के ऑक्साइड को बनाता है यानी आयरन के ऑक्साइड को बनाता है, और मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड को फॉर्म करता है। Activity 4.3 Let us check the nature of rust formed as a result of the reaction between iron, oxygen and water। हम एक एक्टिविटी से चेक करेंगे कि ये जो रस्ट फॉर्म किया, जो हमने आयरन, ऑक्सीजन और वाटर का जो रिएक्शन कराया और रिएक्शन होने के बाद जो रस्ट फॉर्म किया, जो आयरन के ऑक्साइड बनकर तैयार हुए, उसे हम एक्टिविटी से चेक करेंगे। कलेक्ट अ स्पूनफुल of rust and dissolve it in a very little amount of water। जो हमें रस्ट मिला है उसे क्या करेंगे, स्पून में भर लेंगे और इसे बहुत कम वाटर के साथ डिज़ोल्व करेंगे। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर। आप देखोगे कि जो वाटर में आपने रस्ट को डिज़ोल्व किया है वो रस्ट जो है वो सस्पेंडेड है यानी कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं हुआ है। चेक द सस्पेंशन वेल। आपको
उससे सस्पेंशन को क्या करना है, अच्छे से सेक करना है। टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स। और इस से जो आपने तैयार किया है उसे टेस्ट करना है रेड और ब्लू लिटमस पेपर से। आपने क्लास 7 में रेड और ब्लू लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा होगा कि इससे हम किसी भी चीज़ के बारे में ये चेक करते हैं कि वो जो चीज़ है वो एसिड है या फिर बेस है। आपने दो चीज़ें पढ़ी होंगी, एक होगा आपका एसिड और दूसरा होगा बेस। तो इस तरह से एसिड और बेस के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो एसिड और बेस को चेक करने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, ब्लू और रेड लिटमस पेपर को डालकर उसमें चेक करते हैं। तो एसिड में हम जैसे ही ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड हो जाएगा। तो जैसे ही वो रेड होता है तो इससे हम ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि जब लिटमस पेपर रेड हो गया यानी कि वो जो चीज़ है वो क्या है, एसिड है। सेम इसी तरह जैसे ही हम बेस में रेड लिटमस पेपर को डालते हैं तो वो आपका ब्लू हो जाता है। तो जैसे ही आपका वो चीज़ ब्लू होता है तो आप समझ सकते हैं कि वो बेस है। तो ठीक इसी तरह हमें इस एक्टिविटी में ये चेक करना है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, इज़ द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। तो ये जो एक्टिविटी है इसमें हमने यहाँ पे जैसा दिखाया गया है, रेड लिटमस पेपर को डालते हैं। तो रेड लिटमस पेपर डालकर जब जैसे ही चेक किया गया, यहाँ पे रस्ट को दिखाया गया है। रेड लिटमस पेपर को जैसे ही हम इस रस्ट में डालकर चेक करते हैं तो इसमें ये पता चलता है कि रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में टर्न कर गया है। ब्लू में टर्न कर गया, इससे ये पता चलता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है, बेस है। तो इस तरह से आगे हमें ये जानना है और आगे हमें पढ़ना है कि जनरली जो मेटल होता है वो नेचर में बेस होता है। डस कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड, क्या कॉपर भी रस्ट होता है, यानी उसमें भी जंग लगती है। आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेजल्स। हमने क्या देखा है कि जो कॉपर के वेजल्स होते हैं, यानी कोई भी बर्तन आप देखेंगे जो कि कॉपर से बने होते हैं उसमें ग्रीनिश डिपॉजिट होता है, यानी उसकी सरफेस पे ग्रीन कलर का एक लेयर बन जाता है। व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग। जैसे ही कॉपर वेसल को हम मॉइस्ट एयर में लंबे समय के लिए छोड़ते हैं तो क्या होता है, इस पे डल ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। और ये जो ग्रीन मटेरियल होता है जिसे आप देख रहे हो वो जो होता है किस चीज़ का मिक्सिंग होता है, तो ये मिक्सिंग होती है। तो ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का आपको लेयर नज़र आता है तो ये किस चीज़ का मिक्सचर होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। जैसा कि यहाँ रिएक्शन में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ कॉपर है, कॉपर जो है वो H2O और CO2 और O2 यानी कि मॉइस्ट एयर में ये तीनों चीज़ प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही ये कॉपर से रिएक्शन करता है तो ये जो आपका बनता है रिएक्शन के बाद वो बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि ये जो ग्रीनिश जो आपका मटेरियल देखने को मिलता है, जो इसकी कोटिंग होती है वो किस चीज़ से बना होता है, वहाँ किस चीज़ का मिक्सचर होता है, तो आप वहाँ बता सकते हैं कि ये मिक्सचर जो होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। Now recall the activity of burning magnesium ribbon. The ash obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water. जैसा कि हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था एक्टिविटी में, तो उससे जो एस ऑब्टेंड होता है
उसे क्या करना है, इज डिजॉल्व इन वाटर, इसे हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिड और बेसिक नेचर, और इसे हम टेस्ट करेंगे कि ये नेचर में बेसिक है या फिर एसिडिक है। इज द सॉल्यूशन एसिड और बेसिक, हाउ डू यू असर्टेन दिस, तो इसे हम टेस्ट करने के लिए कैसे हम असर्टेन करेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है या ये जो चीज़ बनकर तैयार हुई है वो नेचर में एसिड है या फिर बेस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जैसे कि पिछली एक्टिविटी में हमने चेक करने के लिए ब्लू और रेड लिटमस पेपर का यूज़ किया था, तो सेम उसी तरह से हम रेड और ब्लू लिटमस पेपर का यूज़ करेंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, आपने देखा कि रेड लिटमस पेपर को जैसे ही उस चीज़ में डाला जाता है तो क्या हो जाता है, ब्लू में टर्न हो जाता है। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, तो यहाँ ये पता चलता है कि मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो भी नेचर में क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, इसे आप याद रखेंगे कि मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने की कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स माने जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो जनरली बेसिक होते हैं नेचर में। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, अब हम नॉन मेटल्स के बारे में जानेंगे कि किस तरह से वो ऑक्सीजन में रिएक्ट करते हैं। एक्टिविटी 4.4, take a small amount of powdered sulfur in deflagrating spoon and heat it, आपको क्या करना है कि कम अमाउंट में पाउडर सल्फर को लेना है स्पून में और इसे हीट करना है। If deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it and give it the shape of shown in figure 4.4, जो आपको deflagrating spoon लेना है उसकी बनावट ऐसी होती है। ये जो आपको दिखाया गया है ये आपका डिफ्लेग्रेटिंग स्पून है, अगर ये अवेलेबल नहीं होता है तो इस तरीके से हम बनाकर डिफ्लेग्रेटिंग स्पून को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आपको क्या प्लेस करना है, इसमें हमें कम अमाउंट में सल्फर पाउडर को रखना है और उसके बाद इसे हीट करना है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। एज सुन एज सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग, क्या होता है, जल्द से जल्द ये सल्फर जो है वो बर्निंग स्टार्ट कर देता है। इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू अ ग्लास जार और ग्लास टम्बलर, और इसे क्या करना है कि इस स्पून को किसी गैस जार या फिर ग्लास टम्बलर में इंट्रोड्यूस कराना है जैसा कि फिगर 4.4 में दिखाया गया है। कवर द टम्बलर विद अ लीड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप, और उस जार को क्या करना है, लीड से ढक देना है ताकि उससे गैस जो है, जो भी गैस प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर ना निकल सके। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद स्पून को क्या करना है, रिमूव कर देना है। एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लीड, और क्या करना है, इसमें कम अमाउंट में वाटर को डालना है और क्विकली रिप्लेस द लीड, और जल्दी से लीड को ढक देना है। सेक द टम्बलर वेल, और अच्छे से टम्बलर को सेक करना है यानी कि हिलाना है। चेक द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स, और चेक द सॉल्यूशन विथ द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, और इस सॉल्यूशन को हमें रेड और ब्लू लिटमस पेपर से चेक करना है कि इसके नेचर क्या है, इसका नेचर एसिड है या फिर बेस है। The name of the product formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide। इस तरह से ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा इस रिएक्शन में, तो वो सल्फर और ऑक्सीजन आपस में मिलकर जो हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को फॉर्म करेंगे। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर, और जब जैसे ही हम इस
सल्फ़र डाइऑक्साइड को यानी सल्फ़र के ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, सल्फरस एसिड इज़ फॉर्म्ड। तो यहाँ पे सल्फ़र के एसिड फॉर्म हो। फिर से समझने की कोशिश करेंगे। द नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन रिएक्शन, जो रिएक्शन फॉर्म किया जाएगा उसमें सल्फ़र और ऑक्सीजन ये जो है आपस में रिएक्ट होकर सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को फॉर्म करेंगे। और जब सल्फ़र डाइऑक्साइड यानी सल्फ़र के ऑक्साइड को जैसे ही हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये सल्फ्यूरस एसिड को फॉर्म करते हैं। दिस रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलो। इस रिएक्शन को हम यहाँ समझ सकते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड को यानी SO2 प्लस H2O जैसे ही हम इसे रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन जो है हमारा बनकर तैयार होता है, जिससे कि सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं, H2SO3। द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम इस एसिड में ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं तो ये टर्न कर जाता है रेड लिटमस पेपर में। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। अभी तक हमने पिछली जो एक्टिविटी किया था उसमें हमने ये देखा था कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो जनरली नेचर में बेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं वो बेसिकली नेचर में क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। इसे आप सभी ध्यान रखेंगे। Recall the name of some of the laboratory acids and bases you have read in class 7। और भी इस तरह के एसिड और बेस जिसके बारे में आपने पढ़ा था क्लास 7 में, उसका क्या करना है, नोट डाउन करना है इस तरह से कि कौन से नेचर में एसिडिक होते हैं और कौन से बेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद वाटर। Let us see how metals and non-metals react with water। हम देखेंगे कि किस तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। सोडियम मटेरियल इज़ वेरी रिएक्टिव। सोडियम एक ऐसा मेटल है जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इट रिएक्ट्स विगोरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। ये जो होता है वो काफ़ी फास्ट, बहुत ज़ोर से ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है। अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन। और इस रिएक्शन में बहुत सारा हीट जो है वो रिएक्शन में जनरेट होता है। इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन। इसलिए इसे क्या किया जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि जो अभी तक हमने पढ़ा वो मेटल्स जो होते थे वो आपका सोडियम जो यहाँ पे दिया हुआ है वो यूनिक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक्सेप्शन केस है। सोडियम जो है वो रिएक्टिव होता है और ऑक्सीजन और वाटर के साथ जल्दी रिएक्ट करता है, जबकि पिछले जितने भी एक्टिविटी हमने पढ़ा उसमें ऐसा नहीं था। यहाँ जो होता है वो हीट का अमाउंट ज़्यादा होता है रिएक्शन के बाद, इसलिए इसे स्टोर करने के लिए हम इसे केरोसिन में रखकर स्टोर करते हैं। आपसे एग्ज़ाम में वन वर्ड में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सोडियम जो है वो मेटल है लेकिन इसे हम केरोसिन में क्यों रखते हैं, या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि सोडियम को हम कैसे रखते हैं। तो आपको बताना होगा कि सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ विगोरसली रिएक्ट करता है। जबकि ये मेटल है फिर भी इसे हम केरोसिन में रख के सेफ रखते हैं। एक एक्टिविटी यहाँ परफॉर्म की गई है। टेक अ 250 ml बीकर और ग्लास टम्बलर। आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है 250 ml का, फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर। इसे आधा वाटर से फिल कर देना है। नाउ केयरफुली कट ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल। एक और ध्यान देने वाली बात, क्या करना है, सोडियम को छोटे से पीस को कट करना है। यानी कि सोडियम जो होता है वो ऐसा मेटल होता है जो कि सॉफ्ट होता है। इसे आप ध्यान रखेंगे कि इसे हम कट कैसे कर सकते हैं और क्यों करते हैं, इसलिए क्योंकि ये सोडियम जो होता है वो सॉफ्ट होता है। ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर
एंड wrap it in a small piece of cotton। क्या करना है, इसे थोड़ी देर के लिए ड्राई करना है, सुखाना है और इसे कॉटन पीस में रैप करना है। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर। जो हमने सोडियम पीस को कॉटन में रैप किया है उसे बीकर में प्लेस करना है। ऑब्जर्व केयरफुली। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर। जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इस बीकर से आप दूर रहेंगे। व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर। जैसे ही ये रिएक्शन स्टॉप होता है तो आप बीकर को टच करके देखेंगे। व्हाट डू यू फील, आप क्या फील करते हो। हैज़ द बीकर बिकम हॉट, क्या ये बीकर जो है वो हॉट हो गया है। टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स। जैसा कि हमने देखा कि सोडियम जो है वो ऑक्सीजन और वाटर से विगोरसली रिएक्ट करता है, तो जैसे ही इसे रखा जाएगा इस बीकर में, जो कि वाटर पहले से इसमें रखा हुआ है, तो कभी कभी क्या होता है इस रिएक्शन में आग भी लग जाती है, ठीक है, क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप जैसे ही इसे टच कर को देखते हो तो ये जो आपका बीकर है आपको हॉट फील होगा। यानी कि अगर इससे में पूछा जा रहा है कि हैज़ द बीकर बिकम हॉट, तो यस। और फिर इसके बाद जब हम इसके सॉल्यूशन को टेस्ट करना होगा तो रेड और ब्लू लिटमस पेपर के को यूज़ करके हम इसे टेस्ट करते हैं। इज़ द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। क्या रिएक्शन करने के बाद जो यहाँ हम टेस्ट कर रहे हैं तो वो एसिडिक है या फिर बेस है। यू ऑब्जर्व डैट सोडियम रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर। आपने ऑब्जर्व किया कि सोडियम जो है वो काफ़ी ज़ोरदार तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट किया। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो। इस तरह से दूसरे मेटल जो हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं। इतना फास्ट रिएक्शन सभी मेटल्स में नहीं होता है। ये जो है आपका एक्सेप्शन केस है। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर स्लोली। आप देखेंगे कि आयरन को जब आप वाटर में एक्सपोज करोगे तो वो काफ़ी स्लोली रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर थ्रू दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। जनरली क्या होता है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो जैसे ही उन्हें एयर में एक्सपोज किया जाता है तो वो वहाँ काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। तो इसलिए उस तरह के नॉन मेटल्स को स्टोर करने के लिए वाटर का यूज़ किया जाता है, यानी हम पानी में रखते हैं उस तरह के नॉन मेटल्स को। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि फॉस्फोरस जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। आपसे पूछ सकता है कि नेम द नॉन मेटल विच इज़ वेरी रिएक्टिव, तो आप आंसर क्या लिखोगे, फॉस्फोरस। इट कैचेस फायर इफ़ एक्सपोज टू एयर। अगर हम इसे एयर में एक्सपोज करते हैं तो ये क्या होता है, ईजली फायर को कैच करता है, यानी आग पकड़ लेती है इसमें। To prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen, it is stored in water। तो ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करता है एयर के प्रेजेंस में, इसलिए इसके कांटेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम इसे कहाँ रखते हैं, तो इसे वाटर में रखते हैं। यहाँ भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि हम फॉस्फोरस को वाटर में क्यों रखते हैं, तो आपको आंसर लिखना होगा कि बिकॉज इट कैचेस फायर इजली इफ़ एक्सपोज्ड टू एयर। क्योंकि हम जैसे ही इसे एयर में एक्सपोज करते हैं तो ये ईजिली फायर को कैच करता है, इसलिए हम इसे वाटर में स्टोर करके रखते हैं। In next video we will learn about reactions with acids. Thank you.